नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु एजुकेशन वायर में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला टॉपिक है भारत के पहले कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड के लिए मध्य प्रदेश में जेन टेक्नोलॉजी को अनुबंध मिला है। दिसंबर 2025 में भारतीय रक्षा प्रशिक्षण संस्थान कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज ने मध्य प्रदेश के इन्फेंट्री स्कूल महू में भारत के पहले कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड CTN की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 120 करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त किया है। यह परियोजना रक्षा मंत्रालय के सिमुलेशन फ्रेमवर्क 2024 के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य भारत का पहला लड़ाकू प्रशिक्षण नोड CTN स्थापित करना है, जो एक पूर्णतः एकीकृत सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जिसमें 60 से अधिक सिमुलेटर होंगे जो लाइव वर्चुअल कंस्ट्रक्टिव LVC ढांचे पर काम करेगा। यह लाइव फायरिंग रेंज, वर्चुअल सिमुलेटर और कंप्यूटर जनरेटेड युद्ध परिदृश्यों को मिलाकर यथार्थवादी युद्ध क्षेत्र वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी प्रौद्योगिकियां सौंपी। DRDO ने 2 दिसंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी तकनीकें सौंपकर देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान की है। ये सभी तकनीकें रक्षा मंत्रालय के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF योजना के तहत विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग, खास करके MSME और स्टार्टअप्स को रक्षा नवाचारों में बढ़ावा देना है। TDF योजना रक्षा तकनीकों को स्वदेशी विकास, आयात निर्भरता कम करने और अवधारणा से लेकर के प्रोटोटाइप व अंतिम उपयोग तक पूरी प्रक्रिया को समर्थन देने पर केंद्रित है, जिसमें अधिकतम रुपया 50 करोड़ तक की फंडिंग का प्रावधान है। सशस्त्र बलों को सौंपी गई तकनीकों में एयरबोर्न जैमर्स के लिए हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, नौसैनिक जेटियों के लिए टाइड एफिशिएंट गैंगवे, VLF और HF संचार हेतु स्विचिंग मैट्रिक्स, पानी के नीचे प्लेटफॉर्म्स के लिए VLF लूप, एरियल केज इंटरसेप्टर, नौकाओं के लिए वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली, प्रयोग की गई लिथियम आयरन बैटरियों से लिथियम प्रिकर्सर रिकवरी तकनीक और लंबे समय तक जल के नीचे निगरानी के लिए सी वाटर बैटरी सिस्टम शामिल है। यह हस्तांतरण भारत की आत्मनिर्भरता, सैन्य मजबूती, स्टार्टअप और MSME भागीदारी तथा सार्वजनिक निजी नवाचार सहयोग को मजबूती प्रदान करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत ने अपने वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए GIRG प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत सरकार ने वैश्विक प्रदर्शन सुधारने के उद्देश्य से GIRG ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत अपने प्रदर्शन की तुलना 26 अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों से करेगा। संसद में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा की गई इस घोषणा का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां सुधार की जरूरत है और वैश्विक रैंकिंग को मजबूत बनाना है। GIRG का फोकस नीतिगत सुधारों को दिशा देने, शासन में पारदर्शिता बढ़ाने और डेटा रिपोर्टिंग प्रणाली को और बेहतर बनाने पर है। इन सूचकांकों को अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग, इन 4 प्रमुख विषयों के तहत ट्रैक किया जाएगा और प्रत्येक सूचकांक की जिम्मेदारी एक निश्चित मंत्रालय के पास होगी, जो डेटा की गुणवत्ता और पद्धति की समीक्षा करेगा। पूरी प्रक्रिया का समन्वय नीति आयोग के DMEO डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिसर द्वारा किया जाएगा, ताकि डेटा संग्रह और विश्लेषण एक रूप और सटीक रहे। अच्छा, यहाँ पे एंड था, ये अलग था, ठीक है। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर द्वारा किया जाएगा, ताकि डेटा संग्रह और विश्लेषण एक रूप और सटीक रहे। GIRG अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उपयोग होने वाली विविध कार्य प्रणालियों की जांच पर भी जोर देता है, ताकि भारत के आधिकारिक आंकड़े सही प्रकार से दर्शाए जा सके। डेमोक्रेसी के इंडेक्स की कार्य प्रणाली की समीक्षा विशेष रूप से कानून और न्याय मंत्रालय करेगा, क्योंकि वर्तमान में भारत को एक सूचकांक में 41वें स्थान पर दिखाया गया है, जबकि मॉरिशस और बोत्सवाना जैसे देश भारत के ऊपर हैं। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम में देश के पहले निजी नवाचार केंद्र ACEN का शुभारंभ। भारत ने हाईटेक नेविगेशन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसरो प्रमुख V नारायणन द्वारा तिरुवनंतपुरम में देश के पहले निजी नेविगेशन नवाचार केंद्र ACEN अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का शुभारंभ नवंबर 2025 में किया गया है, जिसे अनंत टेक्नोलॉजीज ने स्थापित किया है। इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। मिसाइलों और विमानों, जहाजों और उपग्रहों में नेविगेशन प्रणाली की अहम भूमिका के कारण विदेशी GPS पर निर्भरता भारत के लिए खासकर संकट के समय जोखिमपूर्ण रही है, जिसे दूर करने के लिए ACEN मजबूत और विश्वसनीय स्वदेशी नेविगेशन समाधान विकसित करेगा। 1992 में स्थापित अनंत टेक्नोलॉजीज जो 1992 में स्थापित था और इसरो और DRDO के कई मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुकी है और प्रिसीशन सेंटर व सैटेलाइट इंटीग्रेशन में विशेषज्ञता रखती है। कई रक्षा नेविगेशन सिस्टम अब भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर है, जिससे मरम्मत में देरी और रक्षा तैयारी पर प्रभाव पड़ता है। ACEN नेविगेशन सेंसर के पूर्ण स्वदेशी विकास AI नेविगेशन फ्यूजन नेव IC के उन्नत प्रयोग और देश के भीतर सभी MRO मरम्मत और रख रखाव सेवाओं पर काम करेगा, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
यह केंद्र भारत के विजन 2035 को मजबूत करेगा और उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और रक्षा अंतरिक्ष संस्थानों के सहयोग को बढ़ाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिम बंगाल में ततैया की नई प्रजाति की खोज। पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क वनाविटान में वैज्ञानिकों ने ततैया की एक नई प्रजाति नेसोलिक्स वनाविटाने की खोज की है। इसका नाम उस स्थान वनाविटान के नाम पर रखा गया है जहां यह पहली बार पाई गई है। यह भारत में खोजी गई 7वीं ततैया प्रजाति है और इलोफिडी परिवार से संबंधित है, जो अपने विविध परजीवी व्यवहारों के लिए प्रसिद्ध है। इलोफिडी परिवार से संबंधित है ये ततैया प्रजाति, ठीक है, 7वीं ततैया प्रजाति है। यह अति परजीवी हाइपर पैरासिटोइड प्रजाति है जो अन्य परजीवी ततैया पर निर्भर रहती है। इसे जेन्यूमोनॉइड कैरोप्स आदित्या का अति परजीवी पाया गया है, जो स्वयं पाम फ्लाई और कैस्टर तितलियों के कैटरपिलरों पर परजीवी होता है। इसे जेन्यूमोनॉइड कैरोप्स एडिटिया का अति परजीवी पाया गया है, जो स्वयं पाम फ्लाई और कैस्टर तितलियों के कैटरपिलरों पर परजीवी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 लंदन स्थित QS द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर एशिया के विश्वविद्यालय उच्च शैक्षिक संस्थानों की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 4 नवंबर 2025 को जारी किया गया है, जिसमें पूर्व दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी व मध्य एशिया के 25 देशों एवं अन्य क्षेत्रों के 1526 विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। 1526 पिछले वर्ष एशिया रैंकिंग 2025 में 984 विश्वविद्यालय संस्थान रैंकिंग के लिए शामिल किए गए थे, जिसमें सर्वाधिक 162 भारत और दूसरे स्थान पर 135 विश्वविद्यालय चीन के और तीसरे स्थान पर 115 विश्वविद्यालय जापान के। सर्वाधिक 162 का लिया गया था चीन का, दूसरा 135 और 115 तीसरा जापान का लिया गया था। एशिया रैंकिंग 2026 में शामिल 1526 विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक 394 चीन के तथा दूसरे स्थान पे 394 चीन के और 294 भारत के हैं 26 में। एशिया के विश्वविद्यालयों की QS 2026 रैंकिंग में शीर्ष स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का है, जबकि दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी व तीसरे स्थान पर नन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। शीर्ष 10 विश्वविद्यालय संस्थानों में हांगकांग के 5 और चीन के 3 व सिंगापुर के 2 विश्वविद्यालय हैं, जबकि भारत का कोई विश्वविद्यालय शीर्ष 10 में नहीं है। कह रहा है कि शीर्ष 10 विश्वविद्यालय संस्थानों में हांगकांग के 5, चीन के 3, सिंगापुर के 2, भारत का एक भी नहीं है, ठीक है, 10 में। एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष 50 में भारत के 2 संस्थान IIT दिल्ली 44वां स्थान 50 में है भारत का, ठीक है, वह IIT बम्बई का 48वां स्थान शामिल थे, किंतु 25 में था। किंतु इस वर्ष शीर्ष 50 में भी भारत का कोई स्थान विश्वविद्यालय स्थान नहीं बना सका। 25 में तो था, 50 में 2 था संस्थान, 25 में 44वां स्थान पे IIT दिल्ली और IIT बम्बई था 48वां स्थान पे 25 में। लेकिन इस वर्ष 2026 में 50 में भी भारत का कोई संस्थान विश्वविद्यालय स्थान नहीं बना सका। एशिया रैंकिंग 2026 में शीर्ष 100 में भारत के 7 संस्थान IIT दिल्ली 59वां स्थान पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 64वां स्थान पर, IIT मद्रास 70वां स्थान पे, IIT बॉम्बे 71वें स्थान पे, IIT कानपुर 77वें स्थान पे और IIT खड़गपुर 77वें स्थान पर, दिल्ली विश्वविद्यालय 95वें स्थान पर शामिल है। कितना संस्थान हो गया टोटल? 7 संस्थान हो गया। विभिन्न संस्थानों विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के लिए स्कोर की गणना 11 विभिन्न मानकों के आधार पर की गई है। उनमें से पहला इंटरनेशनल फैकल्टी, दूसरा PhD उपाधि प्राप्त स्टाफ, फैकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स का अनुपात और इनबाउंड एक्सचेंज, शैक्षणिक प्रतिष्ठा, एकेडमिक रेपुटेशन, प्रति पेपर उद्धरण, प्रति संकाय पेपर और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और आउट बाउंड एक्सचेंज। ये सब नहीं आएगा, चलिए छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। सूची में देख लेंगे यहाँ पर हम लोग की सूची में शामिल शीर्ष 10 संस्थान है। 10 संस्थान में कौन कौन सा है? तो हांगकांग का 5 था, तो इसमें हांगकांग का है 100 स्कोर के साथ पहले स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। पेकिंग का है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का 99.9। नन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है सिंगापुर का तीसरा स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 20 से 28 नवंबर 2025 को गोवा के पणजी में भारत के 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के उद्घाटन फिल्म द ब्लू ट्रेल निर्देशक गैब्रियल मैकारो ब्राजील थी तथा समापन फिल्म ए यूजफुल घोस्ट थाईलैंड के रतचापुम बुनवचचोकसे के द्वारा निर्देशित थी। बड़ा ही विचित्र नाम है यहाँ पे थाईलैंड का। ए यूजफुल घोस्ट के निर्देशक का नाम है रतचापुम बुनवचचोकसे। आगे है कि महोत्सव की फोकस कंट्री जापान। पूछेगा कि फोकस कंट्री कौन था, तो जापान हो जाएगा और पार्टनर कंट्री स्पेन था। इसके साथ ही स्पॉटलाइट कंट्री
ऑस्ट्रेलिया थी। महोत्सव के अंतर्गत ज्यूरी के अध्यक्ष राकेश ओम प्रकाश मेहरा भारतीय फिल्म निर्माता थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा भारतीय फिल्म निर्माता थे और फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी स्वर्ण रजत मयूर है। महोत्सव में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मयूर स्वर्ण मयूर मिला है स्किन ऑफ यूथ को, वियतनाम के इसले मेफेयर द्वारा निर्देशित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रजत मयूर मिला है संतोष दवाकर को, मराठी फिल्म गोंधाल के निर्देशक के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रजत मयूर मिला है उविमर रियोस, फिल्म है ए पोएट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रजत मयूर मिला है मयूर लिखा ना म्यूर जारा सोफिजा ओस्टान, स्लोवाकिया की फिल्म है लिटिल ट्रबल गर्ल्स। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार मिला है अकिनोला ट्रेविस जूनियर को, फिल्म माई फादर्स शैडो के लिए। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार मिला है एकिनोला ट्रेविस जूनियर को, फिल्म माई फादर्स शैडो के लिए। भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डब्ल्यू डायरेक्टर हैं करण सिंह त्यागी, फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए। करण सिंह त्यागी को मिला है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर एंड इंडियन फीचर फिल्म के लिए। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ईरानी फिल्म निर्देशक हेसम फराह हमंड को फिल्म माई डॉटर्स हेयर के लिए तथा एस्टोनिया के टोनी स्पिल को फिल्म क्रैंक के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट है ICFT यूनेस्को गांधी पदक नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस को मिला है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे करने पर विशेष सम्मान इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर रजनीकांत को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार मिला है बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम, जिसे बाद में राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है, की रचना 150 वर्ष पूर्व होने की स्मृति में वर्ष भर का स्मरणोत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक सरकार द्वारा देश भर में मनाया जा रहा है। ठीक है, पूरा इसमें 1 साल का समय दिया जा रहा है मनाने के लिए। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम में किया। इस अवसर पर एक स्मारक टिकट के रूप में 150 अंकित मूल्य की एक स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री ने जारी किया। वंदे मातरम के इतिहास पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी इस अवसर पर किया गया। इस समारोह के दौरान देश के विभिन्न भागों में प्रातः 9:50 बजे मतलब 9:50 में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गान भी हुआ। और इस राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्देश्य देश की स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा देने वाले, राष्ट्रीय गौरव व एकता का अलख जगाने वाले इस गीत के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि कब हुआ था। तो देश के विभिन्न भागों में कब हुआ था, तो प्रातः 9:50 बजे वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन हुआ था। ठीक है, आगे है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। कब लिखा था, किस दिन को? अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 को एक अंश के रूप में साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में यह प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में यह प्रकाशित हुआ। इस गीत को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। इसके पहले 2 पदों को, इस गीत को कह रहा है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। और इसके पहले 2 पदों को वर्ष 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के 2 पदों को 1937 में। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, गुरुदेव कहा जाता है इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 मदुरै भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नवंबर 2025 में जारी की गई है, ने एक बार फिर भारत को शहरी स्वच्छता प्रयासों में गहरी असमानता को उजागर किया है। जहां कुछ छोटे शहरों ने स्वच्छता बनाए रखने में सराहनीय प्रगति की, वहीं देश के कई महानगर इस बार भी पिछड़ गए हैं। इस रिपोर्ट में 2025 की रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मदुरै को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। और इसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु का स्थान है। सबसे गंदा शहर कहा जाए तो मदुरै है 25 की रिपोर्ट में। उसके बाद लुधियाना है, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु। लुधियाना, चेन्नई, रांची, बेंगलुरु का स्थान आता है। स्वच्छ सर्वेक्षण एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित किया जाता है। यह भारत के शहरों का मूल्यांकन निम्न मानकों पर करता है: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक प्रतिक्रिया, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य स्तर, नवाचार और सर्वोच्च प्रथाएं,
यह सर्वेक्षण 4000 से अधिक शहरी निकायों को कवर करता है और उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी करता है ताकि प्रतिस्पर्धा और सतत सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके। देखिए, भारत के सबसे गंदे 10 शहर में 2025 में कौन शामिल है? पहला स्थान मदुरै है, इसका स्कोर है 4821। दूसरा लुधियाना हो जाएगा, तीसरा चेन्नई, चौथा रांची, पांचवा बेंगलुरु। छठा धनबाद भी प्रदूषण में है, फरीदाबाद, ग्रेटर मुंबई, श्रीनगर भी प्रदूषित में आ जा रहा है, दिल्ली 10वां नंबर पर है। 2025 रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है जान लेंगे हम लोग। बड़े महानगर पिछड़े जैसे कि दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे आर्थिक रूप से सशक्त शहरों का प्रदर्शन कमजोर रहा है। तेज शहरीकरण, अपशिष्ट पृथक्करण की कमी और नागरिक अनुशासन की गिरावट इन शहरों को कम अंक का मुख्य कारण है। छोटे शहरों की सफलता, इसमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जैसे शहर लगातार शीर्ष स्थान पर हैं, जो यह साबित करता है कि प्रभावी नागरिक भागीदारी और नगरपालिका प्रबंधन धन्य से अधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रभावी जो नागरिक भागीदारी है और नगरपालिका प्रबंधन धन से अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा है बेंगलुरु की गिरावट। गार्डन सिटी कहलाने वाले बेंगलुरु अब अनियंत्रित कचरा निपटान, भरे लैंडफिल और जाम नालियों से जूझ रहा है। बेंगलुरु की गिरावट। गार्डन सिटी कहलाने वाले बेंगलुरु अब अनियंत्रित कचरा निपटान, भरे लैंडफिल और जाम नालियों से जूझ रहा है। नेक्स्ट है चौथा नंबर। जहां तक चेन्नई और दिल्ली की चुनौतियों की बात है तो दोनों शहरों में ठोस कचरा पृथक्करण की कमी, जल भराव की समस्या और कमजोर स्वच्छता तंत्र दीर्घकालिक शहरी नियोजन की कमी को दर्शाते हैं। पांचवा नंबर है पर्यावरणीय संकट। अप्रबंधित ठोस कचरा, गंदे नाले और प्रदूषण ने वायु और जल गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जिससे जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम बढ़े हैं। सर्वेक्षण में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को फिर से सुपर स्वच्छ लीग में स्थान मिला। इनका मॉडल निम्न सिद्धांतों पर आधारित है: घर घर कचरा संग्रहण, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, नागरिक जागरूकता और सहभागिता। शहरों की खराब रैंकिंग के मुख्य कारणों में अनियोजित शहरी विकास, नागरिक जागरूकता का अभाव और अपशिष्ट पृथक्करण की कमी, कमजोर प्रवर्तन भरे हुए डंपिंग यार्ड और अनुपचारित गंदा पानी आदि शामिल है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी निम्न रैंकिंग वाले शहरों को निर्देश दिए हैं कि वे स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण को बढ़ावा दें, आधुनिक कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करें, नगरपालिका निगरानी प्रणालियों को मजबूत करें तथा नागरिक जागरूकता अभियानों को तेज करें। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्मार्ट तकनीक और डेटा आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को जोड़ा जा रहा है ताकि कचरा निपटान और निगरानी अधिक कुशल और पारदर्शी बन सके। नेक्स्ट टॉपिक है IGI भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी को कह रहा है IGI। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ही IGI कह रहे हैं। अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है, विशेषकर उन हवाई अड्डों की श्रेणी में जो सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं। किस श्रेणी में? 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाली श्रेणी में क्या बना है? तो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। यह प्रमाणन सतल हवाई अड्डा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वाटर पॉजिटिव होने का मतलब है कि हवाई अड्डा जितना ताजा पानी उपयोग करता है उससे अधिक पानी वह प्रकृति में वापस पहुंचाता है। IGI ने यह लक्ष्य हासिल किया है। वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बढ़ाकर पानी संग्रहण प्रणालियों में निवेश करके उन्नत रिसाइकलिंग तकनीक विकसित की है। IGI को यह मान्यता वाटर इनोवेशन समिट 2025 में नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत प्रदान की गई है। IGI हवाई अड्डे में बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन ढांचा विकसित किया गया है, जिसमें शामिल है 625 वर्षा जल संचयन संरचनाएं, 2 भूमिगत जलाशय, कुल क्षमता 90 लाख लीटर, 16.6 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन, 0 लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि। ये सभी संरचनाएं वर्षा संग्रह, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अर्धवार्षिकी। पहला टॉपिक है नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन पूरा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 11 अप्रैल 2026 को ओरियन अंतरिक्ष यान के सुरक्षित रूप से पानी में उतरने के साथ ही और आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में 10 अप्रैल 2026 को शाम 8:07 पर भारतीय समय अनुसार 15 अप्रैल को सुबह 5:37 पर उतारा गया है और यह चंद्रमा के चारों ओर 10 दिनों की यात्रा के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर आया। यह मिशन पिछले 5 दशकों में पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है और यह मिशन अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने कुल मिलाकर के लगभग 1.12 मिलियन किलोमीटर मतलब 11.17 लाख किलोमीटर की यात्रा की है।
आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान 6 अप्रैल को ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 4 लाख 6,778 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक पहुंचा और इस तरह इसने अपोलो 13 के ज्ञात रिकॉर्ड 4,117 किलोमीटर को भी 6,600 किलोमीटर से अधिक के अंतर से पीछे छोड़ते हुए किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड तोड़ा। अर्थात अंतरिक्ष में उस स्थान तक गए जहां तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है। कहां तक गया है? 4,06,778 किलोमीटर। इससे पहले जो अपोलो 13 था वो गया था 4,117 किलोमीटर। इस बार वो 6,600 किलोमीटर अधिक आगे गया है। ठीक है। वापसी के समय 5:03 पर सर्विस मॉड्यूल से अलग होने के बाद यान की हीट शील्ड सक्रिय हो गई। घर्षण की वजह से यान के बाहर का तापमान 3,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। इस दौरान लगभग 6 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैंक आउट रहा। ऐसा तापमान के बढ़ने से यान के चारों ओर प्लाज्मा की परत बनने से हुआ था। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ओरियन स्पेसक्राफ्ट की गति 40,000 से 42,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अपनी चंद्र यात्रा के दौरान चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने सूर्य ग्रहण देखा। अपोलो 12 और 14 के चंद्रमा पर लैंड करने के स्थान भी देखे। इस समय अंतरिक्ष यान और चंद्रमा के बीच 4,067 मील की दूरी थी। अंतरिक्ष यानों ने चंद्रमा पर स्थित 2 चमकीले क्रेटर के नामकरण की अनुमति मांगी है। इनके लिए इंटीग्रिटी और कैरोल नाम का सुझाव दिया है। चालक दल ने अपने ओरियन अंतरिक्ष यान को इंटीग्रिटी नाम दिया है। अंतरिक्ष यात्री कमांडर वाइसमैन की पत्नी का कैरोल नाम था, जिनकी 2020 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी। पिछले मिशनों की तुलना में यह मिशन अंतरिक्ष में और भी गहराई तक यात्रा करने, साथ ही अंतरिक्ष यान के सिस्टम को असली स्थितियों में परखने तथा भविष्य में चांद पर इंसानों के उतरने की तैयारी करने का अद्भुत अवसर प्रदान किया। इस मिशन के तहत कुल 6,94,481 मिलियन में कहें तो 1.12 मिलियन किलोमीटर की यात्रा तय की, जो लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता को दिखाता है। आर्टेमिस 2 मिशन में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रू शामिल था जो अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक सहयोग को उजागर करता है, और इस क्रू में शामिल अंतरिक्ष यात्री थे रीड वाइजमैन 50 वर्ष, कमांडर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। विक्टर ग्लोवर 49 वर्ष, पायलट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। ये पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्र मिशन पर गए। क्रिस्टीना कोच 47 वर्ष की मिशन विशेषज्ञ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला। चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला पूछेगा तो क्या होगा? क्रिस्टीना कोच। ठीक है। पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री अगर कहा जाए चंद्र मिशन पे जो गए हैं अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, ये हो जाएंगे विक्टर ग्लोवर, और कमांडर कहा जाए तो रीड वाइजमैन। जेरेमी हैंसेन 50 वर्ष की मिशन विशेषज्ञ कनाडाई अंतरिक्ष यात्री, पहले गैर अमेरिकी हो जाएंगे जेरेमी हैंसेन, जो चंद्र मिशन में शामिल हुए। तो ये चारों का नाम है, इसको याद रखेंगे। एक हो जाएगा रीड वाइजमैन 50 वर्ष के, विक्टर ग्लोवर 49 वर्ष के, क्रिस्टीना कोच 47 वर्ष की, और जेरेमी हैंसन 50 वर्ष के। आर्टेमिस 2 नासा का पहला क्रूड टेस्ट फ्लाइट था जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। वे 1 अप्रैल 2026 भारतीय समय अनुसार 2 अप्रैल को फ्लोरिडा के कैप कैनवरल से SLS रॉकेट से उड़ान भरी थी। मिशन में उन्होंने पृथ्वी के 2 कक्षाओं में घूमने के बाद चंद्रमा के बहुत करीब पहुंचकर उसकी परिक्रमा की। चंद्रमा के दूर वाले हिस्से यानी कि फॉरसाइड के पास से गुजरते हुए पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी 4,06,771 किलोमीटर तक पहुंचे। मिशन की सफलता ने आर्टेमिस प्रोग्राम को मजबूती प्रदान की है। आर्टेमिस का लक्ष्य है 2028 तक चंद्रमा पर इंसान को उतारना, वहां लंबे समय तक रुकने की व्यवस्था बनाना, जिससे कि भविष्य में मंगल ग्रह की इंसानी यात्रा को संभव बनाया जा सके। नासा के आर्टेमिस 1 ने 2022 में चंद्रमा की यात्रा की थी। आर्टेमिस 1 जो है नासा का, वो 2022 में चंद्रमा का यात्रा किया था। नेक्स्ट है विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। विषय आधारित है। मार्च 2026 में विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 16वां संस्करण जारी किया गया है। इस वर्ष की रैंकिंग अब तक के सबसे बड़ी रैंकिंग है, जिसमें कि 1900 से अधिक संस्थान शामिल हैं, जिनमें से 300 से अधिक संस्थान पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। इस रैंकिंग में कुल 55 विषयों को शामिल किया गया है, जिन्हें निम्नलिखित 5 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है: कला एवं मानविकी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जीवन विज्ञान और मेडिसिन, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन। रैंकिंग के अनुसार कला और मानविकी श्रेणी में 3 संस्थान, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और US कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और यूके है। ठीक है। यूके क्या है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है यूके का है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके में है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA का है। ठीक है। ये 3 संस्थान है जो कि कला एवं मानविकी श्रेणी में चुने गए हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डीप में दिया हुआ, जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में भी 3 है, तो इतना कुछ याद रखना ये सब जरूरी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ भारत का देख लेंगे हम लोग कि प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में 3 संस्थान है, तो इसमें से कह रहा है कि इसमें भारत के 12 उच्च शिक्षा संस्थानों ने 50 में कुल 27 स्थान प्राप्त किए हैं।
2024 की तुलना में लगभग दोगुने हैं। हालांकि 5 IIT और JNU सहित कई शीर्ष संस्थानों की कुछ विशेष विषयों की रैंकिंग गिरी है। इसके अनुसार 2 भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे 44वां स्थान पर और IIT दिल्ली 45वां पहली बार कंप्यूटर साइंस वाले विषयों में वैश्विक शीर्ष 50 में शामिल हुए हैं। वहीं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद, जिसे मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में वैश्विक स्तर पर 21वीं रैंकिंग मिली है, और IIS अहमदाबाद जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज एंड मार्केटिंग दोनों में 21वें स्थान पर है, भारत के शीर्ष रैंकिंग संस्थानों में शामिल है। इसके अलावा देखेंगे कि IIT दिल्ली 2025 में 26वें स्थान से गिर करके 36वें स्थान पर आ गया है। IIT बॉम्बे 16वें स्थान से 42वें स्थान पर और IIT मद्रास 53 से 62वें स्थान पर खिसक गया है। ठीक है, बाकी इतना को ध्यान नहीं देना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट है टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम की दुनिया की सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में 15 अप्रैल 2026 को जारी की गई है। इस वर्ष की सूची में गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई और भारतीय अमेरिकी शेफ विकास खन्ना और अभिनेता रणवीर कपूर, यूट्यूब के प्रमुख नील मोहन और न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी को इस साल टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। जिसमें भारत के अमेरिकी शेफ हैं, भारतीय अमेरिकी शेफ है विकास खन्ना, अभिनेता में रणवीर कपूर, यूट्यूब के प्रमुख है नील मोहन और न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं जोहरान ममदानी, गूगल के CEO सुंदर पिचाई। ये लोग को 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में टाइम्स पत्रिका में शामिल किया गया है। जारी सूची में दुनिया भर के अग्रणी लोग, नेता और दिग्गज शामिल हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पोप लियो 14, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन के कमांडर रीड वाइजमैन। क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा कि आर्टेमिस 2 मिशन का कमांडर कौन था, तो रीड वाइजमैन हम लोग अभी पीछे भी पढ़े हैं, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा सूची में शामिल अन्य लोगों में मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनई तकेची का नाम शामिल है। यह सूची हर साल उन लोगों को पहचान देती है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था या संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने 23 मार्च 2026 को खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 जारी किया है। शॉर्टकट में IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक खाद्य प्रणालियों की बढ़ती संवेदनशीलता को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि बढ़ते तापमान से न केवल खाद्य उत्पादन बल्कि खाद्य पदार्थों तक पहुंच, पोषण और खाद्य प्रणालियों की मजबूती भी प्रभावित होने की संभावना है। IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 162 देशों में खाद्य सुरक्षा की मूल्यांकन करता है और 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के उच्चतर तापमान वृद्धि जैसे विभिन्न जलवायु परिदृश्यों के तहत संपूर्ण खाद्य प्रणालियों को वैधता को मापता है। यह खाद्य सुरक्षा का आकलन 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर करता है, जो इस प्रकार है। उपलब्धता, भोजन का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति, सुलभता, भोजन की आर्थिक और भौतिक पहुंच, उपयोग, पोषण गुणवत्ता और शरीर की पोषण तत्वों को अवशोषण करने की क्षमता, स्थिरता, लचीलापन, खाद्य प्रणालियों की झटकों को सहन करने की क्षमता। 162 देशों के इस सूचकांक में जहां आइसलैंड 9.26 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पे आइसलैंड, वहीं सोमालिया जो है 1.29 के स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे नीचे है, ठीक है, निम्न स्थान पर। 4 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग परिदृश्य के तहत निम्न आय वाले देशों के खाद्य सुरक्षा स्कोर में 42% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि विकसित देशों में यह गिरावट केवल 6% अनुमानित है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक खाद्य उत्पादन और उपभोग दोनों पहलुओं को कवर करता है। सूचकांक के शीर्ष 5 देश जो क्रमशः आइसलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बेल्जियम शामिल हैं। आइसलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बेल्जियम शामिल हैं। यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं, पहले स्थान पे आइसलैंड है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, ब्राजील। सूचकांक में निम्न स्थान पर है 162वां रैंक पर सोमालिया है, ठीक है। उसके बाद कांगो, DR, हैती, अफगानिस्तान, मेडागास्कर, ये सब की स्थिति अच्छा नहीं है। IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक देश की पर्याप्त सुलभता, पौष्टिक और लचीली खाद्य प्रणालियों को सुनिश्चित करने की क्षमता का मापन करता है। इसका विकास अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास संस्थान IIED द्वारा किया जाता है। स्कोरिंग प्रणाली देश को 1 से 10 के पैमाने पर रैंक किया जाता है, जिसका वैश्विक औसत 6.74 है। जलवायु संवेदनशीलता इस बात की पड़ताल करता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के परिदृश्यों के तहत खाद्य सुरक्षा में कैसे परिवर्तन होता है। आर्थिक संबंध, यह खाद्य सुरक्षा को GDP से जोड़ता है, जिससे स्थिरता पर सीमित प्रभाव दिखाई देता है। सूचकांक के अनुसार लगभग 56 अरब लोग 59% और वैश्विक औसत स्तर 6.74 से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होने पर अतिरिक्त 291 मिलियन लोग इस स्तर के नीचे आ सकते हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर निम्न आय वाले देशों को गंभीर आहार संबंधी अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि से अमीर और गरीब देशों के बीच खाद्य असुरक्षा का अंतर और बढ़ेगा, और खासकर उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में। भारत का स्थिति देखना बहुत ही जरूरी है, तो देख लेंगे। भारत का आधारभूत स्कोर जो है 5.31 है, जो कि वैश्विक स्तर 6.74 से काफी कम है, और यह सूचकांक भारत में 6.72, मैक्सिको में 6.36 और इंडोनेशिया में 5.87 से पीछे है। भारत में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होने पर खाद्य स्कोर घट करके 4.96 होने का अनुमान है। वहीं 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर स्कोर और गिर करके 4.52 तक पहुंचने की उम्मीद है, जो लगातार बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। हालात गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और एवं विकास संस्थान एक स्वतंत्र गैर लाभकारी नीति और कार्रवाई अनुसंधान संगठन है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्राथमिकताओं को वैश्विक चुनौतियों से जोड़ने में विशेषज्ञता रखता है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने वाला इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश। इंडोनेशिया ने एक नया नियम लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध को मार्च 2026 में मंजूरी दी गई, और इस नीति का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन घोटालों और उनके द्वारा देखे जाने वाले हानिकारक कंटेंट जैसे विभिन्न खतरों से बचाना है। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे कई प्लेटफॉर्म के कामकाज पर इसका असर पड़ता है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर इस तरह की कड़ी पाबंदियां लगाई है। यह नियम उन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करता है जिन्हें बच्चों के लिए हाई रिस्क, ज़्यादा जोखिम वाला माना जाता है, क्योंकि इन पर बच्चों को नुकसानदायक और अश्लील सामग्री और साइबर बुलिंग और अलग अलग तरह के स्कैम, बच्चों में डिजिटल लत जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने देश में काम कर रहे सभी प्लेटफॉर्म्स को यह निर्देश भी दिया है कि उन्हें इस प्रस्तावित नियम को तुरंत लागू करना होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई अध्ययनों और विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया के प्रयोग से उत्पन्न जोखिमों को उजागर किया है, जैसे बढ़ती चिंता और अवसाद, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और पढ़ाई पर ध्यान में कमी, असुरक्षित ऑनलाइन माहौल के संपर्क में आना आदि। नेक्स्ट है कि म्यांमार के सैन्य शासन मीन आंग हलाइन राष्ट्रपति निर्वाचित। म्यांमार के सैन्य शासन मीन आंग हलाइन राष्ट्रपति निर्वाचित। म्यांमार की संसद ने 3 अप्रैल 2026 को मीन आंग हलाइन को नया राष्ट्रपति चुन लिया है, और वह सेना के जनरल होंगे। उन्होंने 2021 में आंग सान सू की की नागरिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। साथ ही पिछले 5 वर्षों में सत्ता पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए रखा है। जनरल हलाइन ने 10 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति के पद की शपथ म्यांमार के नेपिडा राजधानी म्यांमार के नेपिडा स्थित संसद में आयोजित समारोह में ली। यह कदम नाम मात्र के लिए निर्वाचित सरकार की वापसी का प्रतीक है, लेकिन व्यापक रूप से इसे सेना को सत्ता में बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनाव देश ने करवाया था, जिसे विरोधियों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने न तो स्वतंत्रता बताया और न ही निष्पक्ष। मीन आंग हलाइन राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवारों में से एक थे, लेकिन सैन्य समर्थित दलों के सांसदों और सेना द्वारा नियुक्त सदस्यों के संसद में भारी बहुमत होने के कारण उनकी जीत लगभग तय थी। संसद के संयुक्त सदन, ऊपरी और निचले सदन के अध्यक्ष आंग लिंग डवे ने घोषणा की कि मीन आंग हलाइन ने 584 में से 429 वोट प्राप्त किए हैं। आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने 2015 और 2020 दोनों चुनावों में जीत हासिल की थी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फायर पावर 2026। ग्लोबल फायर पावर 2026। ग्लोबल फायर पावर ने जनवरी 2026 में अपनी 2026 सैन्य शक्ति रैंकिंग जारी की है, जिसमें 145 देशों की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन 60 से अधिक संकेतों के आधार पर किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 0.0741 के पावर स्कोर के साथ 2026 में सैन्य शक्ति के हिसाब से विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, जिसके बाद रूस, चीन और भारत का स्थान है। रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान का गिरावट का सिलसिला जारी है। 2024 में 9वें स्थान से गिर करके 2025 में 12वें और 2026 में 14वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका स्कोर 0.2626 है। तो आज का सेशन यहीं तक। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।